सो वेलकम एवियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। और मैंने बोला था कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का एक लेक्चर है वो आपको दिया गया है जो कि है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। एंड मैंने उसमें बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये तीन रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के। तो उसमें से हम शुरू करेंगे इनिशियली मैग्नेटोस्टैटिक। तो मैग्नेटोस्टैटिक है, उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैग्नेटोस्टैटिक है तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं अगर हम, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है कि नहीं है उससे किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसे किस तरह से पता करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दी है। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटोस्टैटिक के लिए यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक मतलब कि मैग्नेटो एंड स्टैटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड यूज करने वाले हैं, वो भी कौन सा वाला, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड कौन सा है वो भी हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए आपको कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों आपको देखना है। मतलब कि एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, तो कहीं पे भी टाइम अगर आता है तो वो वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट है फील्ड, तो हमें नेक्स्ट कंडीशन देखनी है कि डेल डॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 है। वो क्या शो कर रहा है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल इंडिपेंडेंटली। तो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेट है वो NS इस टाइप के ही फॉर्म में आपको मिलेंगे। अगर ये मैग्नेट है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे NS जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे भी NS जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे SN इस टाइप का मैग्नेट है वो जनरेट हो जाएगा ब्रेक होने से। तो यहाँ पे बेसिकली हम मैग्नेट है वो यहाँ पे नहीं चिपकाने वाले हैं। किस तरह से मैग्नेट यूज होता है ये नहीं देखने वाले, हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड किसे कहते हैं। तो एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम फील्ड है तो उसे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा डेल डॉट बी इक्वल टू 0 है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी ही वो वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड कहा जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखो कंडीशन 2 में दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। देखो यहाँ पे दो चीजें बताई है लेकिन ये दोनों चीजें सेम ही है। एक है डिफरेंशिएशन फॉर्म में, यह है डिफरेंशिएटिव फॉर्म एंड यह है इंटीग्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले ही यहाँ पे जहाँ पे T है, ओके, यहाँ पे ये तो वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है ही नहीं। क्लियर? क्योंकि पहली ही कंडीशन से वो वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे और यहाँ पे T नहीं है। ओके, तो यहाँ पे T नहीं है और यहाँ पे भी T नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है वो देखना है। अगर दोनों है तो कोई बात नहीं है, अगर दोनों नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो डेल डॉट बी आप करेंगे तो हमें पता है डेल डॉट बी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ बी ऑफ वाई एक्स। तो
B0y ऑफ एक्स कैप वो हमारा 0 आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल डॉट बी हम करने वाले हैं, तो ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स कैप ये 0 आ रहा है या नहीं, ये देखना है। तो यहाँ पे देखो डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ये सभी हमें यहाँ पे पुट करना है। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 मिलेगा, डेल डॉट बी है वो 0 मिलेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको देखना है कि डेल डॉट बी, मतलब कि डाइवर्जेंस लेना है। सिंपल, आपको डाइवर्जेंस जैसे ही आप लेंगे, क्लियर, डाइवर्जेंस डेल डॉट बी, यहाँ पे इनिशियली इसीलिए मैंने डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिखवाया है, ये 0 होना चाहिए। अगर 0 है तभी ही ये वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, इसमें B0 एक्स कैप है, तो यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स जैसे ही आप करेंगे तो B0 एक्स यहाँ पे आएगा, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो B0 और एक्स कैप डायरेक्शन में आपको ये, सॉरी एक्स कैप यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डाइवर्जेंस लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो B0 आपका आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे ये 0 नहीं मिल रहा है। अगर जैसे ही आप B0y करेंगे यहाँ पे, तो B0y करने से आपका ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ B0y विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये है वो वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है। क्लियर? सो ये और ये मतलब 1, 2, 4 and 5 आर नॉट वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, बट द 3 is the valid magnetostatic field here. So now first thing कि वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है वो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, तो आप अपने जीसेट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख लो, गेट और नेट एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपली डाइवर्जेंस लेना है फील्ड का, पहले तो टी कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा डाइवर्जेंस लेना है। डाइवर्जेंस जैसे ही आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं कि सोर्स ऑफ वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक, यहाँ पे सोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्या है। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड क्या होगा कि करंट, देखो करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट है वही आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। अगर करंट है वो स्टेडी है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, यहाँ पे अगर करंट पास हो रहा है I, तो यहाँ पे करंट को, यहाँ पे भी देखो राइट हैंड ग्रिप रूल ही आएगा। करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको कर्ल यहाँ पे मिलेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर से बाहर आता हुआ, यहाँ पे ऊपर से बाहर आता हुआ और यहाँ से अंदर जाता हुआ मिलेगा। ओके, इस तरह से बाहर आएगा और यहाँ अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इट इज़ आउट फ्रॉम द बोर्ड एंड इट इज इनवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। तो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो एरो की डायरेक्शन है ना, वही इस तरह से जैसे हम एरो दिखाते हैं, तो यहाँ पे एरो टेल है और ये एरो हेड है, इसी तरह से हम शो करते हैं। तो ये है वो इनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो इनटू दी, सॉरी ये है आउटवर्ड फ्रॉम बोर्ड और ये है इनटू द बोर्ड। क्लियर? इनटू द प्लेन और ये है आउट फ्रॉम द प्लेन। क्लियर? तो अब ये स्टैटिक करंट है वो, स्टेडी करंट है वो
किस तरह से डिफाइन किया जाता है। देखो, करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और स्टेडी करंट है वो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब स्टेडी करंट है वो किसे कहते हैं, स्टेडी करंट है वो किसे कहते हैं कि एक तो करंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ पे वैलिड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की दो कंडीशन थी, वैसे ही यहाँ पे स्टेडी करंट की भी दो कंडीशन है। एक तो करंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए और दूसरी यहाँ पे क्या बात है कि करंट शुड फ्लो यूनिफॉर्मली विदाउट एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज एनीवेयर। मतलब कि करंट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि सभी जगह पे सेम ही आपका करंट फ्लो होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेडी करंट। सो यहाँ पे देखो कि ये है उसमें टाइम डिपेंडेंसी है तो ये स्टेडी करंट नहीं है। यहाँ पे देखो टाइम डिपेंडेंसी है तो स्टेडी करंट नहीं है। ओके, नॉट स्टेडी। ओके, और यहां पे भी नॉट स्टेडी। अब यहां पे दोनों में क्या है कि यहां पे z डायरेक्शन है। ओके, मतलब कि यहां पे देखो सर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज होगा। ओके, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसका यूज होगा। तो आपको पता है कि s फाई एंड z, तो ये जो सर्कल है वो फाई डायरेक्शन है और s है वो क्या है, इस डायरेक्शन है s, और ये है वो z है। ओके, s फाई एंड z। सो यहाँ पे देखो एक और चीज आप नोट करो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे z डायरेक्शन में I0z, इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका करंट है वो z जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका करंट है वो बढ़ने लगेगा। मतलब कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्लियर, देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि S है यहाँ से यहाँ पे S इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे करंट नहीं है, तो यहाँ पे करंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस तरह से जैसे जैसे करंट आप S में बढ़ोगे तो करंट आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से स्टेडी करंट है वो नहीं है। अगर I इक्वल टू I0 यहाँ पे अगर बता दिया है तो ये है वो स्टेडी करंट शो कर रहा है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी करंट है वो स्टेडी नहीं है। क्लियर, अब यहाँ से चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में बताया था कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगने से कोई भी इफेक्ट नहीं होती है, उसकी वेलोसिटी है चेंज होती है, स्पीड भी चेंज नहीं होती है। क्लियर, तो वर्क डन by the magnetic field on the charged particle is always 0. So यहाँ पे देखो कि motion of point charged particle in a magnetostatic field B। तो देखो हेडिंग लगाओ, motion of charged particle in मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड बी। तो यहां पे क्या है कि कोई फील्ड यहां पे है। सो सपोज यहां पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर लेंगे।
सो सपोज फील्ड है वो z डायरेक्शन में है, ओके, फील्ड है वो z डायरेक्शन में है ऐसा हम सोचते हैं। सो फील्ड z डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, ओके। अब ये मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो Q इंटू वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स आपका लगता है। तो देखो V क्रॉस बी, अब चार्ज पार्टिकल है, देखो यहाँ पे B है वो किस डायरेक्शन में है, B इक्वल टू B0 Z कैप डायरेक्शन में है, क्लियर। तो अगर Z कैप डायरेक्शन में है और यहाँ पे फर्स्ट केस कंसीडर करो कि इफ V इक्वल टू वेलोसिटी और मोशन, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल is parallel or anti-parallel to the field. सो वेलोसिटी है वो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो z डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी मतलब कि चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा है इस डायरेक्शन में, या तो यहाँ से नीचे से एंटर हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, मतलब कि पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। तो क्या होगा, देखो फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इक्वल टू, देखो Q V क्रॉस B का मीनिंग है VB साइन थीटा। तो देखो V क्रॉस B का मीनिंग है VB साइन थीटा, तो साइन थीटा है वो यहाँ पे देखो पैरेलल अगर है, इफ पैरेलल देन थीटा इक्वल टू 0 एंड एंटी पैरेलल, फॉर एंटी पैरेलल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि साइन पाई। तो वी नो दैट साइन 0 इक्वल टू साइन पाई इक्वल टू 0। सो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। यहाँ पे लिखो कि चार्ज पार्टिकल moves in straight line when it enters parallelly or anti-parallel to the magnetic field। सो यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल ये आपको याद रखना है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो दोनों ही केसेस में आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगा, क्लियर। अब यहां से आगे चलते हैं, ओके, दूसरा केस लेते हैं। इफ V is perpendicular to the magnetic field B, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स है, देखो V is perpendicular to the magnetic field B, मतलब कि क्या है, ये दोनों केसेस है वो यहाँ पे हटा रहा हूं और अब यहाँ से Z डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ पे Q लिख रहा हूँ और Z के परपेंडिकुलर ही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो QVB साइन थीटा, साइन 90, साइन थीटा है वो क्या होगा साइन 90, साइन 90 का मतलब है QVB, क्लियर। अब QVB
फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। क्लियर? तो देखो v क्रॉस b डायरेक्शन में वो मोशन करेगा। तो देखो v और क्रॉस b, v क्रॉस b करने से क्या होगा, वो xy प्लेन में मोशन करने लगेगा। v क्रॉस b, हर बार v क्रॉस b करेंगे तो इस तरह से वो घूमता ही रहेगा। क्लियर? चार्ज पार्टिकल यहाँ से अगर एंटर हो रहा है तो v किस डायरेक्शन में है, y, और यहाँ पे b है वो z डायरेक्शन में है, तो वो x डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो इस तरह से वो xy प्लेन में घूमने लगेगा। क्लियर? और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है तो ये इस तरह से पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉर्म करके निकल जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा रीजन में है तो इस तरह से वो घूमेगा, और डायरेक्शन किस तरह से होगी, इस तरह से। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि अगर Z में आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से घूमने लगेगा। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो यहाँ से v क्रॉस b तो इस साइड आएगा। यहाँ से आप देखेंगे, देखो यहाँ पे सभी जगह पे v क्रॉस b वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी जब मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। और यहाँ पे लिखो इट फॉलो सर्कुलर पाथ एंड पाथ, बट कौन सी डायरेक्शन में, विच इज परपेंडिकुलर टू दी, which is in plane perpendicular to the magnetic field B। देखो यहाँ पे B है वो Z डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल अगर V परपेंडिकुलर टू द B आ रहा है तो इसका मतलब है वो Z डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन है, मतलब कि XY प्लेन में मूव कर रहा होगा, XY प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। सो हियर इट मूव्स इन XY प्लेन। और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैग्नेटिक फोर्स से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स से वो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। और आपका जो चार्ज है वो यहाँ पे जा रहा है तो उसमें फोर्स से वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, देखो v क्रॉस b तो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे देखो mv² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, qvb। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे v कैंसल हो रहा है। सो r इक्वल टू क्या आएगा, mv/qb। तो ये है रेडियस, ये है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, अगर रेडियस है हमारे पास तो हमें पता है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देखो सर्कल है, यहाँ पे देखो एक सर्कल है, तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर से घूम के आएगा तो ये कितना होगा डिस्टेंस 2πr। और अगर 2πr डिस्टेंस से वो v वेलोसिटी से हम कवर अप करते हैं तो इतना टाइम लगेगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे
v इक्वल टू d/t। क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 2πr/t है, वो टाइम पीरियड ले लेते हैं अगर हम t, तो कैपिटल T इक्वल टू 2π और r की जगह पे mv/qb पुट कर दो। सो mv डिवाइडेड बाई qb, और यहाँ पे v ऑलरेडी प्रेजेंट है तो v कैंसल हो जा रहे हैं, और यहाँ पे 2πm/qb आ रहा है, जो कि है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर। मतलब कि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं है, यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा। क्लियर। तो 2πm/qb और यहाँ पे mv/qb। क्लियर। और यहाँ से एक और चीज़ हम डिराइव कर सकते हैं, जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, देखो 2π/t जैसे ही आप करोगे तो qb/m। क्लियर। ओमेगा भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी होगी, qb/2πm। क्लियर। तो qb/2πm भी आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी याद रखनी है। देखो टाइम पीरियड आपको याद रह गया, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको ये r याद रखना है, t याद रखना है, ओमेगा याद रखना है, f याद रखना है। क्लियर। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि इट फॉलो सर्कुलर पाथ विच इज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, सर्कुलर पाथ होगा और उसका प्लेन कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखो, कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट the ratio of cyclotron frequency of alpha particle to proton in 1 Tesla मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो, आपने बहुत सारे एक्सेलरेटर से वो पढ़े हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल एक्सेलरेटर अगर पढ़े हैं तो आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन है, उसमें भी इसी तरह का जो पाथ होता है, यहाँ पे 2 डी होती है, मतलब कि डी टाइप होता है। यहाँ से आपका पार्टिकल है वो यहाँ जाता है और यहाँ पे इस तरह का पाथ है, सॉरी यहाँ पे बाहर की साइड जाएगा, तो इस तरह का पाथ है वो फॉलो करता है और फिर यहाँ से एक्सेलरेट होता है। क्लियर। तो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन का ही कंसेप्ट आता है। तो साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे तो भी आपको F इक्वल टू qb/2πm ही आपको यूज़ करना है। सो F अल्फा डिवाइडेड बाई FP, मतलब कि अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो qb/2πm मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे भी qb डिवाइडेड बाई 2π मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब यहाँ पे देखो कि चार्ज, यहाँ पे चार्ज की भी बात आपको करनी होती है। तो देखो अल्फा पार्टिकल है, उसे अल्फा पार्टिकल मतलब कि
He2 4 का न्यूक्लियस। ओके, अल्फा पार्टिकल मतलब कि He2 4 का न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसका चार्ज क्या होगा, देखो न्यूक्लियस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है वो आयोनाइज हो गए हैं, तो यहाँ पे इसका चार्ज है वो 2 होगा, मास है वो क्या होगा 4, और प्रोटॉन है उसका चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है वो 1, मतलब कि चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 प्रोटॉन का चार्ज ले रहा है प्लस पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रोटॉन का मास है वो 1 है। तो यहाँ पे F अल्फा डिवाइडेड बाय F प्रोटॉन आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे Q अल्फा और QP लिखना है, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से भी क्या आएगा, देखो मास क्या है 1 और यहाँ पे भी मास है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो जीसेट एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। अगर आपने मास है वो कंसिडरेशन में ले लिया लेकिन चार्ज है वो कंसिडरेशन में नहीं लिया, तो आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। क्लियर, तो आपको सभी चीज़ें है वो याद रखनी है। और देखो अभी यहाँ पे क्या था कि सर्कुलर मोशन हो रहा था जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर, चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी नहीं है, ओके, कुछ एंगल पे वेलोसिटी है उसकी, ओके, कोई एंगल पे यहाँ पे वेलोसिटी है, ओके, तो क्या करेंगे, अगर हम देखो यहाँ पे सेकंड केस है उसको इरेज कर रहे हैं हम। इफ V is not parallel to the B, okay, or not the anti-parallel to the B, so velocity is at some angle। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे देखो V है तो यहाँ पे एक तो V परपेंडिकुलर टू द B होगा और यहाँ पे V पैरेलल टू द B होगा। सो यहाँ पे V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V पैरेलल प्लस V परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या होगा, इट फॉलोज, यहाँ पे इट फॉलोज हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ मतलब कि स्प्रिंग कैसी होती है, इस तरह का पाथ होगा। देखो यहां से इस तरह का पाथ होगा आपका। क्लियर, तो इस टाइप के पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। और हेलिकल पाथ में देखो हमें पता है कि यहाँ पे ऊपर जाने में कौन हेल्प कर रहा है, V पैरेलल, और सर्कल में रहने में कौन हेल्प कर रहा है, V परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखो V पैरेलल हेल्प्स इन मूविंग अपवर्ड, मतलब कि यहाँ पे अप जा रहे हैं ऐसा सोचो, और V परपेंडिकुलर फॉर सर्कुलर मोशन। क्लियर, तो रेडियस कंप्लीट करने में, मतलब कि एक जो हमारा एक सर्कल कंप्लीट करने में V परपेंडिकुलर यहाँ पे हेल्प कर रहा है और V पैरेलल है वो ऊपर जाने में हेल्प कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो यहाँ पे R इक्वल टू mv/qb आएगा, mv/qb, लेकिन यहाँ पे V है उसकी जगह पे क्या आएगा, V परपेंडिकुलर। क्लियर, V परपेंडिकुलर आएगा। और यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करें तो 2πr डिवाइडेड बाय V परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी 2πm/q
बी आ जाएगा। क्लियर। तो अब एक और चीज होती है कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसे पिच बोलते हैं, PITCH। ओके, PITCH, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच ऑफ हेलिकल पाथ है वो क्या है, देखो सेम पोजीशन पे, मतलब कि अगर आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप यहाँ पे है और फिर से यहाँ पे आ रहे हैं, तो इतना डिस्टेंस कवर अप करने में आपको कितना टाइम लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, मतलब कि v पैरेलल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे आपका लगेगा। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा एजम्पशन लिखना होगा कि आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे सर्कल कंप्लीट कर लेते तो ऐसा हो जाता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से शुरू करके ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। यहाँ ये दोनों सेम ही पॉइंट है। क्लियर। अगर हेलिकल पाथ नहीं फॉर्म हो रहा होता तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाते। तो यहाँ पे V परपेंडिकुलर है वो आप V पैरेलल है वो आपको ऊपर जाने में हेल्प कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, P इक्वल टू V पैरेलल डिवाइडेड बाय P है वो क्या है, यहाँ पे V इक्वल टू देखो डिस्टेंस P बाई T होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो P इक्वल टू होगा P इक्वल टू V इंटू टी। क्लियर। P इक्वल टू V इंटू टी होता है। पिच है वो बेसिकली डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में वेलोसिटी आपकी है V पैरेलल और टाइम है वो T है। सो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था मैंने। तो P इक्वल टू V पैरेलल इंटू T। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो पिच टू रेडियस रेशियो हमें फाइंड करना है। तो V पैरेलल और T की जगह पे क्या करेंगे पुट हम, देखो 2 पाई R बाई V परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये पुट करेंगे, ये नहीं पुट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से देखो P और यहाँ से R है वो नीचे की साइड ले लेते हैं, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो P डिवाइडेड बाय R इक्वल टू 2 पाई V पैरेलल डिवाइडेड बाय V परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, पिच टू रेडियस रेशियो। क्लियर। ये R है वो यहाँ पे आ गया, मतलब कि V पैरेलल डिवाइडेड बाय V परपेंडिकुलर इंटू 2 पाई। तो ये पिच टू रेडियस रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना पता होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे T है तो आप फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल लेके। R भी आपको बता दिया। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि V परपेंडिकुलर है वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और V पैरेलल है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और पिच ऑफ द हेलिकल पाथ है वो उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी V इक्वल टू P होता है। मतलब पिच इक्वल टू इतने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करने से आपका पार्टिकल है वो ऊपर की साइड पहुंच जाता है V वेलोसिटी से, तो उसे पिच कहते हैं P। तो यहाँ पे हेलिकल पाथ की पिच पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, हेलिकल पाथ है वो कब फॉलो होगा, जब V है वो परपेंडिकुलर भी नहीं होगा और पैरेलल भी नहीं होगा तब। क्लियर। V इज नॉट पैरेलल एंड V इज नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। क्लियर। यहाँ पे ये भी लिखो V इज नॉट परपेंडिकुलर।
टू द बी। तो ये वर्डिंग्स में भी लिख देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा समझ नहीं आता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो अब तक हमने क्या देखा कि पाथ है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हेलिकल पाथ फॉलो होता है जब V पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होता है। अगर V पैरेलल या एंटी पैरेलल हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। V परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B है, तो सर्कुलर पाथ फॉलो होगा। और वो भी अगर B है इस डायरेक्शन में तो आपको क्या करना है, ऐसे कर्ल करना है B में थंब रख के कि आपकी फिंगर से वो किस तरह से कर्ल कर रही है। क्लियर? आपको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज हर एक क्वेश्चन में करना होगा। तो ये आप हैबिट में डाल लो कि राइट हैंड थंब रूल से ही हम डायरेक्शन निकालेंगे। क्लियर? हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट से डायरेक्शन नहीं निकालेंगे, हम है वो राइट हैंड थंब रूल से ही डायरेक्शन निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तब भी। क्लियर? तो मैग्नेटोस्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनिशियली ही मैंने यहाँ से शुरू किया है। क्लियर? तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट केस की, जो कि है, देखो पहले हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने ट्रैवल करवाया, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, उसकी मोशन है वो सेम ही रहती है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। अब चार्ज पार्टिकल है वो, उसके बाद देखा हमने कि परपेंडिकुलर टू द बी आपकी वेलोसिटी है। अब अगर ऐसा है तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। अगर पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है और कुछ सम एंगल है, तो एट सम एंगल जैसे ही वो वेलोसिटी इससे एंटर करेगा तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। अब ये तो था कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था। अब E एंड B परपेंडिकुलर है, मतलब कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E एंड B। अब यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B दिया गया है और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया गया है। तो अब क्या होगा, देखो फर्स्ट थिंग यहाँ पे इक्वेशन है उसमें हम नहीं जा रहे हैं। इक्वेशन है उसमें 5 to 6 स्टेप्स है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोइड पाथ के इक्वेशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे और वो इक्वेशन से कभी भी आपको पूछे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि पाथ कैसा होगा और डिफरेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस एट ओरिजिन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर E एंड B देन इट फॉलोड साइक्लोइड पाथ। मतलब कि अगर यहाँ पे इसको चार्ज पार्टिकल को पुट करते हैं तो वो साइक्लोइड पाथ फॉलो करेगा। साइक्लोइड पाथ मतलब कि देखो इस तरह का पाथ फॉलो होता है। क्लियर? तो साइक्लोइड पाथ फॉलो करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम देखते हैं कि डायरेक्शन है वो कौन सी होगी। तो देखो फर्स्ट थिंग क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ साइक्लोइड पाथ, मतलब कि साइक्लोइड पाथ है उसका सेंटर है, उसकी डायरेक्शन क्या है। क्लियर? तो वो देखना है तो E क्रॉस B डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो E क्रॉस B डायरेक्शन है वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहेगा और इसके बेस पे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं और फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो E क्रॉस B, अब E है वो Z में है, Z क्रॉस X आप करेंगे तो क्या मिलेगा Y। तो बेसिकली हमें इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। सो यहाँ पे Z है और X है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब कि यहाँ पे 3 डायमेंशन में मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन ये X डायरेक्शन है वो बेसिकली क्या है, बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है। तो Z क्रॉस X, Z में फिंगर रखते हैं, कर्ल करते हैं तो थंब है वो Y डायरेक्शन में आएगा। मतलब कि साइक्लोइड पाथ है उसके सेंटर की डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरह से पाथ है वो फॉलो होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट आप देखो,
स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ साइक्लोइड पाथ है वो v इक्वल टू ई बाई बी होगी। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको नोट करनी है, v इक्वल टू ई बाई बी। अब यहाँ पे स्पीड आपको पता चल गई। अब प्लेन ऑफ साइक्लोइड पाथ इज परपेंडिकुलर टू द बी, मतलब कि यहाँ पे देखो साइक्लोइड पाथ फॉलो हो रहा है और ई क्रॉस बी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से भी एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता था, जेड वाई प्लेन में भी हो रहा है। तो यहाँ पे बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बी एक्स में है तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या हो गया, वाई जेड प्लेन। मतलब कि यहाँ पे बी यहाँ इस तरह से है बाहर निकलता हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी की डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे और फिंगर्स कर्ल करेंगे तो कौन सा प्लेन आपको मिलेगा, वाई जेड प्लेन। सो वाई जेड प्लेन में आपको साइक्लोइड पाथ है वो मिलेगा, प्लेन ऑफ साइक्लोइड पाथ है वो वाई जेड होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू ई बाई बी है, तो एक और पॉइंट लिखो, इफ चार्ज पार्टिकल enters in E perpendicular to the B region with velocity v equal to E by B, then it moves in straight line। मतलब कि v इक्वल टू ई बाई बी आप करेंगे उतनी ही वेलोसिटी से वो पार्टिकल है वो एंटर हो रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। क्लियर? तो मतलब कि यहाँ से सेंटर है, साइक्लोइड पाथ नहीं फॉलो करेगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। क्लियर? तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने थे। और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स है वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। सो रेडियस ऑफ सर्कल है उसका भी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि रेडियस ऑफ सर्कल है वो आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब कि देखो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो v बाई v इक्वल टू डी बाई टी है, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई वी। सो यहाँ पे d बाई वी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जो डिस्टेंस है वो v बाई डिस्टेंस 2 पाई r। अब यहाँ पे v है वो क्या है, देखो यहाँ पे 2 पाई f को हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f इक्वल टू v बाई r विच इज इक्वल टू e बाई b इंटू r। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ओमेगा इक्वल टू ई बाई बी इंटू आर आपको मिल गया है। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, आर इक्वल टू ई बाई बी इंटू ओमेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा रेडियस का इक्वेशन हो गया। क्लियर? ये हमारा रेडियस का इक्वेशन हो गया है। अब अगर रेडियस के इक्वेशन में से हमें चार्ज या कुछ भी निकालना है तो क्या करेंगे, देखो इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या लिखा था कि ओमेगा इक्वल टू आपको मिल रहा था क्यू बी बाई एम।
क्लियर। ओमेगा इक्वल टू क्या मिल रहा था आपको, क्यू बी बाई एम। अगर क्यू बी बाई एम आपको मिल रहा है तो ये ओमेगा यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर। तो ओमेगा आप जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो ई एम बाई क्यू बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट फॉर्म है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अदरवाइज आपको ये फॉर्म है वो एग्जामिनेशन में पता नहीं होता है। ये फॉर्म आपको यहाँ पे मैंने बताया है डेरिवेशन में। अदरवाइज आपको सिर्फ यही फॉर्म बता रहा हूँ कि R इक्वल टू ई बाई बी इंटू ओमेगा होता है। उससे आपको फर्दर डेरिवेशन करके जो भी एग्जाम में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वहाँ से आपको ये फॉर्म आपको लिखना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसके बेस पे। तो डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, इतना ही देखते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन या 2 to 3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। उसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स या तो करंट के बेस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उस पे चले जाएंगे। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।